मेहमानों के साथ साथ घर में रौनक भी बढ़ रही थी। ढोलक की थाप, बंदा-बंदी के गानों से प्रीत के घर का आंगन गुलजार था। प्रीत की बुआ शकुंतला ढोलक पर थाप दे रही थी। गीत गाती महिलाओं के स्वर जैसे ही मध्यम पड़ते, वो तेज स्वर में बोलती, अरे जोर से गाओ ना, ताकि मोहल्ले वालों को पता चले कि मेरी भतीजी की शादी है। आखिर लाखों में एक दूल्हा मिल रहा है मेरी भतीजी को। पूरे मोहल्ले में उतने सुंदर और अमीर लड़के से किसी की बेटी का ब्याह ना हुआ। आज आने तो दो इस घर के नए दामाद को। अरे लड़कियों, तुम सब भी कुछ नए जमाने के बंदा बंदी के गीत गाओ। तभी प्रीत की सहेलियों ने उसे छेड़ते हुए बंदा बंदी के गीत गाना शुरू किया। रघुपति राघव राजा राम, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। सुबह सुबह पति चाय बनावे, खुद पिए और हमें भी पिलाए, और कहे पी लो मेरी जान पी लो, ऐसा हस्बैंड दो भगवान। जिसे सुन कोहबर में बैठी प्रीत मन ही मन मुस्कुरा पड़ी। लेकिन इस सब तैयारियों के बीच उसके माता पिता को कुछ खटक रहा था। तो वो था प्रीत के मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपी उसकी उदासी। प्रीत की माँ सावित्री ने बहुत कोशिश की जानने की, लेकिन प्रीत ने हर बार बहाने बनाकर बात मुस्कुराकर टाल दिया। सावित्री जी जब भी प्रीत से कहती, प्रीत तुझे अमन पसंद तो है ना, तू खुश तो है ना इस रिश्ते से, ये कैसी बातें पूछ रही हो माँ। आपकी और पापा की पसंद ही मेरी पसंद है, और आप सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। शहरी परिवेश मुंबई में पला बड़ा अमीर परिवार का अमन देखने में 6 फीट लंबा, बेहद सुंदर, गौरवर, आकर्षक व्यक्तित्व का था। अमन घर का ही बिजनेस पिता के सहयोग करता था। इधर प्रीत एक छोटे टाउन एरिया की निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। सांवली सलोनी प्रीत को जब अमन के घर वालों ने पसंद किया तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अमन से रिश्ता तय होते सभी आसपास जान पहचान वालों को प्रीत की किस्मत से भाग्यशाली नजर आने लगी थी, जिसको सब उसके रंग रूप की वजह से बात बात में ताना मारा करते थे, वो भी आज कह देते, किस्मत हो तो प्रीत जैसी। प्रीत की बुआ जिन्होंने प्रीत का रिश्ता तय कराया था, खुद को किसी तीजमार खां की तरह सबके सामने रखती और रिश्ता तय कराने का वाहवाही लूटती। लेकिन प्रीत को अमन का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक अमन ने कभी भी अकेले में या फोन पर प्रीत से बात करने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को लेकर जब उसकी सहेलियां जब भी प्रीत से पूछती कि अच्छा बता जीजा जी से कितनी बात होती है, तो प्रीत बात को छिपाते हुए कहती, अरे वो व्यस्त रहते हैं, उनकी आदत भी नहीं ज्यादा बोलने की। वो आजकल के लड़कों की तरह नहीं फालतू की बकबक करने वाले। शाम को दरवाजे पर बारात आ गई। जिसने भी अमन को दूल्हे के रूप में देखा, देखता ही रह गया। तभी मेहमानों में मौजूद एक बुजुर्ग महिला जब जयमाला के स्टेज पर दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने गई तो उसने अचानक सबके सामने कहा, हाय दूल्हा तो पलाश के फूलों सा सुंदर है। जिसे सुन सभी हंसने लगे। कुछ को प्रीत की किस्मत से जलन होती तो कुछ कहते, आखिर ऐसा क्या देख लिया लड़के और उसके घर वालों ने लड़की में जो कौवे संग हंस की जोड़ी बना दी। पूरी शादी के दौरान अमन ने सबसे बड़े अच्छे से बात की। उसकी सुंदरता, मुस्कुराहट एवं हंसमुख स्वभाव को देखकर सब बहुत खुश हुए। प्रीत की सहेलियों ने सजे कान में कहा, चल झूठी, तू तो कह रही थी कि जीजा जी कम बोलते हैं, तो फिर अभी ये कैसे बोल रहे हैं। ये सुनकर प्रीत मुस्कुराने लगी। बड़े धूमधाम से प्रीत की शादी अमन से संपन्न हो गई। विदा होकर जब प्रीत अमन संग कार में बैठी तो अमन ने उसकी तरफ पलट कर देखा भी नहीं।
और घिसक कर दूर उसकी तरफ चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखने लगा, जिसे देख प्रीत के मन में अपने शादीशुदा जीवन को लेकर असीम डर और आशंकाएं भर गई। प्रीत विदा होकर अपने शहर के ही होटल में ठहरी थी, क्योंकि अगले दिन सुबह 6 बजे की उनकी फ्लाइट थी। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी वहां मौजूद थे। पढ़ाई लिखाई के साथ प्रीत ने बुटीक का कोर्स भी कर रखा था। ससुराल में सास सुमन, ससुर अमरनाथ जी एवं 2 शादीशुदा नंदे निशा और सिया थी। प्रीत की एक जेठानी रुचि भी थी, जिनका शादी में आना नहीं हो पाया था। हालांकि जेठ अजय शादी में शामिल हुए। दोनों भाइयों में आपसी प्रेम भी बहुत था। ससुराल में कोई जेठानी के बारे में ज्यादा बात नहीं करता था। बातों बातों में बस छोटी ननद निशा ने सिर्फ इतना ही कहा, भाभी का स्वभाव घमंडी और मुंहफट है, इसीलिए हम इस बार सुंदर और अमीर नहीं बल्कि छोटे शहर की पारिवारिक लड़की को घर की बहू बनाना चाहते थे। प्रीत अमन के बारे में सोच ही रही थी कि अचानक कमरे के खुलने से वो बेड से उठ खड़ी हुई। देखा तो अमन कमरे में दाखिल हुए। अमन को कमरे में देखते प्रीत की धड़कनें तेज हो गई। चेहरा शर्म से सुर्ख लाल हो गया। नजरें झुकाए कनखियों से प्रीत अमन की तरफ देख रही थी कि तभी अमन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? इतने भारी कपड़ों में कैसे नींद आएगी? जाओ जाकर कपड़े बदल लो, तुम भी थक गई होगी। प्रीत अमन को मुस्कुराता देखकर खुद मुस्कुराने लगी और मन ही मन सोचने लगी, कहीं मैं गलत तो नहीं सोच रही, और कपड़े लेकर बाथरूम में बदलने चली गई। कपड़े बदलकर प्रीत जब बाहर आई तो देखा अमन सो चुका था और उसे भी अमन के चेहरे को देखते देखते कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। अचानक उसके कानों में अमन की आवाज आई, प्रीत उठकर तैयार हो जाओ, हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। प्रीत ने आंखें खोली तो देखा अमन का मुस्कुराता हुआ चेहरा वापस गंभीर बना हुआ है। अब अमन उसके लिए एक पहेली बन चुका था। जहां एक तरफ प्रीत सास और नंदों का प्यार और अपनत्व देखकर खुश होती, तो दूसरी तरफ अपने पति का उसके प्रति ऐसा व्यवहार उसकी समझ से बाहर था। अपनी शादीशुदा जिंदगी से हजारों सपने संजोए जब प्रीत अपनी ससुराल मुंबई पहुंची तो वो बहुत खुश थी। ससुराल पहुंचने पर प्रीत के मायके से फोन आया। प्रीत ने पर्स से फोन निकाल कर देखा तो उसकी माँ का फोन था। औपचारिक बातचीत के बाद प्रीत की माँ ने कहा, देख बिटिया, तेरे मायके की इज्जत का सवाल है, वहाँ किसी को कुछ भी शिकायत का मौका मत देना, सबका ख्याल रखना। कितने भले लोग हैं, बिना दान दहेज के खुद के खर्चे पर शादी की, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ थी। अब तो बस तेरी बहनों को भी तेरी जैसी ससुराल वाले मिल जाएं, तो हम लोग गंगा नहा लें। अच्छा सुन, दामाद जी कैसे हैं? आस पास हो तो जरा उनसे भी बात कराना, हाल चाल ले लूं। प्रीत ने सामने बैठे अमन को देखा जो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। अमन की दिलचस्पी न देखकर प्रीत ने बहाना बनाते हुए अपनी माँ से कहा, वो भी अच्छे हैं माँ, अभी घर पर नहीं हैं, कहीं बाहर गए हुए हैं, आएंगे तो बात करा दूंगी। अच्छा चलो अब रखती हूँ। दिन भर आने जाने वाले मेहमानों के बाद रात में फिर जब अमन कमरे में आए तो प्रीत ने देखा कि अमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इस बार अमन ने बिना कुछ बोले प्रीत को सीधा अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन अब प्रीत का मुस्कुराता चेहरा मलिन पड़ चुका था, क्योंकि जिस स्पर्श में प्यार का एहसास होना चाहिए था उसकी जगह दर्द ने ले ली थी। प्रीत को पता चल गया कि अमन की ये मुस्कुराहट शराब के नशे में है।
शराब के नशे में चूर अमन ने प्रीत के साथ अपनी शारीरिक भूख खत्म कर उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। इधर निर्जीव बिस्तर पर पड़ी प्रीत की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे। आज उसके टूटे दिल और टूटी चूड़ियों के दर्द की चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। शराब के नशे में जब अमन ने प्रीत से कहा, तुम जैसी लड़कियों को तो मैं अपने आसपास भी भटकने नहीं देता था, लेकिन मेरी बदकिस्मती और तुम्हारी खुशकिस्मती देखो कि तुम्हें मुझ जैसे सुंदर पति और मुझे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली। पूरी रात प्रीत की आंखों से नींद गायब रही। वो सोचती रही, क्या वाकई उसकी किस्मत अच्छी है? क्या मेरे अच्छे कर्मों से मुझे अमन जैसा हमसफर मिला? अगले दिन सुबह लड़खड़ाते कदमों से प्रीत नहा धोकर तैयार कमरे में बैठी थी। अमन बेसुध सोया था, जिसे देखकर प्रीत के मन में उसके प्रति अब प्रेम नहीं घृणा ने जन्म ले लिया था, क्योंकि जिसे वो अब तक अपना पति परमेश्वर मान रखी थी, असल में उसका रूप तो हकीकत में कुछ और ही निकला। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। अपने ही ख्यालों में खोई प्रीत दरवाजे की दस्तक से ख्यालों से बाहर आ गई और बिस्तर से उठकर दरवाजा खोला। देखा तो सामने उसकी सास सुमन जी थी। सुमन जी ने प्रीत से कहा, बहू चलो रसोई में, तुम्हें सब कुछ बताना भी है। अब अपनी जिम्मेदारियों को संभालो, क्योंकि अब ये घर, पति और उसका परिवार सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तो मैं सब जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी बहू रूपी इस प्यारी सी बेटी को देकर प्रीत ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और वहां से अपनी सास के साथ रसोई में आ गई। शरीर पर पड़े नीले निशान को देखकर सुमन जी ने कहा, प्रीत, दाग या तो छिपाना सीख लो या मिटाना, क्योंकि एक सफल गृहिणी और आदर्श पत्नी की यही निशानी होती है कि उसके घर और परिवार की कोई बात घर से बाहर न जाए। प्रीत देखो बेटा, मैं तुम्हें ये एक सास की नहीं माँ की हैसियत से समझा रही हूँ, क्योंकि ये सब कुछ सभी औरतों के साथ होता है और आदमी तो होते ही ऐसे हैं। खैर चलो काम देख लो। और वो प्रीत को घर के सारे काम समझाकर रसोई से बाहर निकल आई। इधर दर्द से कराहती प्रीत अकेली रसोई में बैठ अपना मुंह दबाए रोने लगी, क्योंकि आज न तो उसकी कोई चीख पुकार सुनने वाला था, न ही उसका कोई दर्द समझने वाला था। तभी उसे उसकी सास ने आवाज दी, प्रीत जल्दी करो बेटा, सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करो, वरना देर हो जाएगी। सबके लिए चाय नाश्ता तैयार करके प्रीत ने दे दिया। सभी ने नाश्ते की तारीफ की, लेकिन अमन बिना खाए ही घर से बिना बताए बाहर चला गया। प्रीत अभी अमन के बारे में सोच ही रही थी कि उसकी सास ने कहा, बेटा रसोई साफ कर लो, तो मैं दोपहर का खाना बता देती हूँ कि क्या बनना है। सच से अनजान प्रीत सोचने लगी, इतने अमीर ससुराल में एक भी नौकर या नौकरानी नहीं, बड़े आश्चर्य की बात है। अब प्रीत के मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे, लेकिन वो पूछे तो किससे, आखिर सारे प्रश्नों के उत्तर दे कौन। जब अमन को प्रीत पसंद ही नहीं थी, तो अमन ने प्रीत से शादी ही क्यों की? आखिर इतने बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के को लड़कियों की कोई कमी तो थी नहीं, जिससे चाहते उससे शादी करते, फिर मुझसे शादी आखिर क्यों की? प्रीत की सास और नंदे उससे बहुत प्यार से बात करती। कोई भी उनके व्यवहार को देखकर सोचता, कितने अच्छे और उच्च विचार हैं इन लोगों के। लेकिन सास ननद के व्यवहार को भी लेकर एक तरफ उसका मन कहता कि वो लोग अच्छे हैं, लेकिन दिमाग कहता नहीं, ये प्यार नहीं दिखावा है, जिसका सहारा लेकर वो लोग तुझे मूर्ख बनाते हैं। कहा तो प्रीत शादी के बाद अपनी शादी और हनीमून के सपने देखा करती थी,
कि शादी होते ही वो उलझनों में उलझ कर रह गई। उसे लगता था कि दामाद के रूप में उसके माता पिता को सम्मान देने वाला बेटा मिल गया है, जिससे उसके माता पिता की तकलीफ अब कम हो जाएगी और अब वो पूरे अधिकार और सम्मान से माता पिता की मदद भी कर पाएगी। लेकिन उसके सपने सपने ही रह गए। यहाँ तो उसको खुद के अस्तित्व की लड़ाई अब लड़नी थी। अब अपने ससुराल में अपने पति के दिल में वो खुद के अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई लड़नी थी। घर के काम करके प्रीत थक चुकी थी। मुंबई आने के एक सप्ताह तक यही सब चलता रहा। प्रीत की माँ का जब भी फोन आता वो उनसे हंसकर ही बात करती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी परेशानी सुनकर उसके माँ पापा परेशान हो जाएंगे और लौट कर गई तो समाज में उनकी बदनामी होगी, वो अलग। इसलिए उसने चुप रहना और अपनी तकलीफ को छुपाना ही बेहतर समझा। एक दिन उसकी सास ने सुबह सुबह आकर उससे कहा, प्रीत एक कप चाय अधिक बनाना, अजय आया हुआ है। जेठ जी का नाम सुनते उसे लगा कि शायद जेठानी भी उससे मिलने आई होंगी। उसने सास से पूछा, माँ जी, लेकिन जेठ जी आए कब? क्या भाभी भी आई है साथ में? अजय तो कल रात में ही आया, लेकिन जेठानी के नाम पर कोई भी जवाब न मिलने से वो समझ गई कि वो गलत थी। जेठ जी अकेले ही आए थे। उसको समझ में ये कुछ भी गोलमोल नहीं आ रहा था। वो सोचती, हे भगवान, कहाँ आकर फंस गई मैं। क्या घर है, एक बेटा दिन भर घर में रहता है, एक बेटा तो आया, लेकिन जेठानी का कोई नाम क्यों नहीं ले रहा। अब अजय भी घर में साथ ही रहने लगे। तब प्रीत को समझते देर न लगी। ये लोग कोई अमीर खानदान के नहीं, बल्कि दिखावे के अमीर हैं, कागजी शेर की तरह। एक दिन शाम को जोर जोर से गाली गलौज की आवाज आ रही थी। प्रीत ने झांक कर देखा तो लेनदार पैसा चुकाने की बात कर रहे थे। पता चला अमन ने किसी बिजनेस के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुकाए नहीं। हाथ पांव जोड़कर किसी तरह सुमन जी और अजय ने उन लोगों से विनती की कि कुछ दिनों का और मोहलत दे दे। तभी घर में उसकी जेठानी रुचि का आगमन हुआ, जिसे देखते ही सबके चेहरे के रंग उड़ गए। अजय ने कहा, रुचि, तुम इतनी जल्दी? तुमको 1 महीने बाद आने वाली थी ना? तब रुचि ने कहा, अरे घर के अंदर तो आने दो कि सारे सवाल यही पूछ लोगे। पापा अब ठीक हैं, डॉक्टर ने कहा अब परेशानी की कोई बात नहीं। भैया भी इंडिया ही आ गए हैं माँ पापा के साथ रहने के लिए। दरवाजे की ओर से झांकती प्रीत रुचि को देखकर देखती ही रह गई। पता नहीं क्यों उसका दिल खुशी से रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू झलक आए। जेठानी को देखते उसे ऐसा लगा जैसे उसे अपनी कोई बड़ी बहन मिल गई हो। झटपट वो रसोई से पानी लेने गई, उनको देने के लिए कि तभी उसे पीछे से किसी ने आवाज दी, तुम कौन हो? प्रीत ने पलट कर देखा तो रुचि थी। प्रीत सोचने लगी, इसका मतलब इन्हें ये पता ही नहीं कि मेरी शादी इनके देवर से हो गई है। प्रीत ने आगे बढ़कर रुचि के पैर छुए। तब रुचि ने कहा, खुश रहो, माफ करना, लेकिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तभी पीछे से अजय ने आकर कहा, ये अमन की पत्नी है प्रीत, अब तुम कमरे में चलो। इतना सुनते ही गुस्से और आक्रोश में भरी रुचि ने खुद को संयत करते हुए कहा, क्या? लेकिन कब हुई शादी और मुझे तुमने बताना भी जरूरी नहीं समझा? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तभी सुमन जी ने कहा, क्यों बताते तुम्हें? ताकि तुम उसकी शादी बिगाड़ सको। जानबूझकर हमने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो तो शुक्र हो मेरे हीरे जैसे दामाद का, जो उसने अमन का ब्याह करा दिया, वरना तुम तो उसकी शादी ही न होने देती। अजय, लेकर जाओ इसे कमरे में और समझा देना।
कि प्रीत से दूर ही रहे। खबरदार, जो उसे बिगाड़ने की कोशिश की तो मैं इसकी परछाई भी प्रीत पर नहीं पड़ने देना चाहती। रुचि अवाक प्रीत को देखती रह गई। चुपचाप खड़ी प्रीत चुप भी समझने में असमर्थ थी कि तभी सुमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में लेकर आई और उससे कहा, बहू, तुम अमन को या शादी को लेकर कभी कोई बात रुचि से साझा मत करना। ना ही उससे तुम्हें बात करने की कोई जरूरत है। उसकी तो आदत है बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताने और झगड़ा लगाने की, इसीलिए तुम उससे दूर ही रहना। मैं तो सिर्फ उसे अपने बेटे की वजह से झेलती हूँ। अच्छा हुआ शादी के समय वो अपने मायके थी 3 महीने से, वरना तो शादी होना मुश्किल था। उसके बुरे कर्मों का नतीजा है ये कि मायके में उसके बाप का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया और शादी के 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक बांझ है। प्रीत चुपचाप कमरे में मूक दर्शक की भांति सब कुछ सुन रही थी। इधर अजय ने रुचि को कमरे में लाकर कहा, देखो रुचि, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम प्रीत से कुछ भी नहीं कहोगी और अपना काम खत्म करो और अपने कमरे में आ जाओ। तब रुचि ने कहा, लेकिन अजय, क्या प्रीत को अमन का सच पता है? क्या प्रीत की शादी अमन से सच बताकर हुई है या वैसे ही हुई जैसे तुम्हारी और मेरी हुई थी, झूठ बोलकर? अजय ने गुस्से में कहा, क्या बताया गया क्या नहीं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। बस तुम्हारी जुबान बंद रहनी चाहिए। पूरी रात रुचि की आंखों से नींद गायब रही। ना चाहते हुए भी बार बार उसके सामने प्रीत का मासूम चेहरा आ जाता। 2 दिन तक घर में शांति और चुप्पी छाई रही। रुचि और प्रीत एक दूसरे को देखते साथ काम करते, लेकिन बात कोई किसी से नहीं करता था। तीसरे दिन रात को अचानक रुचि को प्रीत के कमरे से गाली और थप्पड़ की आवाज आने लगी। प्रीत की बचाओ बचाओ, प्लीज अमन, मुझे मत मारो की आवाज आ रही थी। रुचि भागकर अपने कमरे से निकलने लगी तो अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहाँ जा रही हो? ये उनका निजी मामला है, तुम्हें उसमें कुछ नहीं बोलना। रुचि ने गुस्से में अजय से कहा, अजय, मेरा हाथ छोड़ो, वरना 2 साल पहले आई इस दरवाजे पर पुलिस आज एक बार फिर आ जाएगी। और ये दर्द भरी चीखती आवाज, इसे निजी मामला नहीं कहते, समझे? रुचि भागकर कमरे में गई जहां अमन पैरों से प्रीत को मार रहा था कि तभी रुचि ने अमन को पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा और झटके से उसे प्रीत से दूर धक्का दे दिया। नशे में चूर अमन को अपना होश ही नहीं था। वो बड़बड़ाता हुआ बेड पर गिरा और उसी हालत में सो गया। इधर दर्द से कराहती प्रीत रुचि से गले लगकर फूट फूट कर खूब रोई। रुचि ने उसे सहारा देकर उठाया और उसे हिम्मत रखने के लिए कहा, प्रीत, अब रोना बंद करो। तुमने क्यों की अमन से शादी? क्या तुम्हें इसका सच नहीं पता था कि अमन नशे का आदी है, जिस वजह से उसके कई रिश्ते टूट गए और अब तो रिश्ते भी आना बंद हो गए थे। इसलिए तो 38 साल की उम्र में भी वो अब तक कुंवारा ही था। इतना सुनते प्रीत ने कहा, लेकिन हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। हमें तो बताया गया कि ये बिजनेस संभालते हैं और पढ़े लिखे हैं। तब रुचि ने कहा, नहीं प्रीत, अमन तो सिर्फ 10वीं पढ़ा हुआ है, वो भी 5 बार फेल होने के बाद पास हुआ है। वो कुछ नहीं करता सिवाय नाश और लड़कियों को परेशान करने के। उसकी तो सिर्फ शक्ल ही सुंदर है, जिसका फायदा उठाकर वो न जाने कितनी ही लड़कियों को धोखा दे चुका है। अमन से 12 साल छोटी प्रीत को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी। पूरी रात देवरानी जेठानी ने एक दूसरे से बात करते हुए ही गुजार दी। अगले दिन
हॉल में बुलाकर रुचि को कटघरे में खड़ा किया गया। हॉल में उसकी ननद निशा, नंदोई, अजय, अमन और उसके सास ससुर और प्रीत भी मौजूद थी। सब बारी बारी रुचि पर इल्जाम लगा रहे थे कि तभी रुचि और प्रीत ने एक साथ बोला, अगर आप सबने बोल लिया हो तो अब हम शुरू करें बोलना। रुचि और प्रीत को एक साथ एक सुर में बोलते हुए देखकर उसके नंदोई का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। उन्होंने गुस्से में गरजते हुए कहा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि हमारे सामने जुबान खोलो। तुम दोनों के बाप की औकात नहीं थी कि तुम दोनों की शादी करा सके और अब तुम दोनों हम लोगों को ही आंखें दिखा रही हो। सेटअप मिस्टर अखिल उर्फ आदरणीय नंदोई जी, इज्जत के साथ बात करना, वरना जब हम अपने पर आ गए तब आप हवालात की हवा खाएंगे, समझे। आपकी इसी बदतमीजी के कारण आपकी छोटे भाई की पत्नी ने आप पर मुकदमा किया तो जेल जाने की नौबत तो कभी भी आ सकती है। इसीलिए चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं जो रुचि भाभी मुझे बिगाड़ देंगी। मुझे आपका एक एक सच खुद अमन ने नशे की हालत में बताया है। मुझे पता चल चुका है कि आप अमन को ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठते हैं और आपने ही उसे नशे का आदी भी बनाया है ताकि वो आपके इशारों पर नाचता रहे। और भाभी को माँ जी की नजरों में चोर की उन्होंने अपने भाई को घर से गहने पैसे चुरा कर दिए जिससे उनका भाई विदेश जा सके। प्रीत के मुंह से सच सुनकर आज अखिल के कदम लड़खड़ाने लगे। वो अब अपनी सास सुमन जी की तरफ देखने लगा जो प्रीत की तरफ भाव शून्य हो देख रही थी। आपने इस घर में फूट डालकर राज करने का बड़ा अच्छा तरीका निकाला था, लेकिन अफसोस आपका ये तरीका हम देवरानी जेठानी पर काम नहीं करने वाला। और एक आखिरी बात, आपने जितने पैसे अमन के नाम पर कर्जे लिए हैं उन सब की भरपाई भी आप ही करेंगे। और कल से हम खुद ही अपना सारा बिजनेस का कामकाज देखेंगे। आपको हम पर एहसान करने की कोई जरूरत नहीं। अखिल ने कहा, मम्मी जी आप कुछ बोलेंगी अपनी छोटी बहू को जो मुझ पर बिना सिर पैर के इल्जाम लगा रही है। अपनी जेठानी के बहकावे में आकर मुझे अच्छे से पता है ये सब इस तेज तर्रार रुचि की साजिश है। तभी गुस्से में अजय ने कहा, खबरदार अखिल, जो मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें आज तक सिर्फ अपनी माँ और बहन की वजह से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, वरना तो मैं कब का तुम्हें इस घर से लात मार कर भगा चुका होता। सही कहा प्रीत ने, तुम अब कल से ऑफिस नहीं आओगे। माँ इसको बोलिए अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकले। लेकिन बेटी दामाद के प्यार में अंधी सुमन जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रीत से कहा, तुम्हें कैसे पता कि रुचि ने गहने नहीं चुराए और अखिल अमन को ब्लैकमेल करता है। तब प्रीत ने कहा, माँ जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आप क्यों नहीं गई थी जीजा जी की बहन की शादी में? क्यों उन्होंने हमारे घर निमंत्रण नहीं दिया था? अरे वो शादी तो सादगी से सिर्फ घर के लोगों के बीच हुई थी, उसमें बाहर का कोई सदस्य या रिश्तेदार नहीं गया था। अच्छा तो फिर ये क्या है? प्रीत ने शादी की फोटो दिखाते हुए कहा। सुमन जी ने फोटो देखा तो शादी बहुत ही आलीशान तरीके से हुई थी। दूर और नजदीक के सब रिश्तेदार आए थे सिवाय सुमन जी के घर वालों के। अखिल की बहन ने सारे जड़ाऊ पुश्तैनी सुमन जी के गहने पहन रखे थे जिसका इल्जाम रुचि पर लगा दिया गया था। प्रीत ने अमन से कहा, अमन अगर आज आपने सच नहीं कहा तो पूरी जिंदगी इस दलदल से नहीं निकल पाएंगे। उस रात नशे की हालत में जो भूल आपसे हुई वो जीजा जी के कारण ही हुई थी
और नेहा को भी जीजा जी ही होटल के रूम तक लेकर गए थे ताकि वो आपका सच जानकर आपसे शादी से इनकार कर दे। और उन्होंने धीरे धीरे आपको वो बना दिया जो आप कभी थे ही नहीं। अमन आज खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा था। तभी उसकी ननद निशा ने कहा, प्रीत, तुम मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरी शादीशुदा जिंदगी तबाह करना चाहती हो? तब प्रीत ने कहा, दीदी, आपने अपना मायका और हमारी जिंदगी खराब करते समय ये सोचा था? आपने हम लोगों से किस बात का बदला लिया? अगर आपको मायके की प्रॉपर्टी चाहिए थी तो फिर अपने भाइयों की शादी कराकर महान बनने और हमारे साथ खेल खेलने की क्या जरूरत थी? आपने हमसे किस बात का बदला लिया? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? नजरें झुकाए सुमन जी ने कहा, मैंने कंपनी दोनों दामाद और बेटियों के नाम कर दी है। सुमन जी की बात सुनकर प्रीत और रुचि एक दूसरे की तरफ देखने लगे। क्योंकि ससुर जी मानसिक रोगी थे, इसलिए उन्हें कभी किसी काम से कोई मतलब नहीं होता था। अजय और अमन सिर पर हाथ रख सोफे पर बैठ गए। सास की बात सुनते रुचि और प्रीत के साथ साथ अजय और अमन के होश उड़ गए। तब अजय ने कहा, माँ, सारा बिजनेस दोनों दामादों के नाम कर दिया, सो क्या मतलब? आपने हमारे बारे में नहीं सोचा? अब तक नजरें झुकाए खड़ी सुमन जी ने गरजते स्वर में कहा, तो क्या तुम दोनों शराबियों के नाम करती कि कभी भी पूरे बिजनेस को बेचकर शराब पी जाओ? तुम्हारे बाप का तो वैसे ही दिमाग काम नहीं करता था, वो किसी काम के लायक नहीं थे। तो क्या तुम लोगों के भरोसे रहकर मैं अपना बुढ़ापा खराब करती? अरे, तुम लोगों को तो शुक्रगुजार होना चाहिए मेरे दामाद का, जिसने तुम लोगों की शादी करा दी, वरना तो तुम लोगों से कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं था। और ये कल की आई प्रीत मेरे दामाद का अपमान करेगी। अब तुम लोग देखो मैं क्या कर सकती हूँ। या तो प्रीत अभी मेरे दामाद के पैरों पर गिरकर माफी मांगे, या आज से और अभी से तुम लोगों का इस घर और पैसों पर कोई हक नहीं, समझे? और प्रीत गहने चोरी नहीं हुए थे, बल्कि मैंने ही उन्हें दिए थे। सोचा था इस बहाने ये रुचि इस घर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ये तो कुंडली मारकर इसी घर में अब तक है। सब कुछ इस चालाक और तेज तर्रार रुचि का ही काम है। चुपचाप सब कुछ देखते सुनते प्रीत के ससुर सूर्यकांत जी ने बोला, वाह सुमन, क्या बात है। तुम मेरे घर वालों की सगी तो ना हो सकी, लेकिन तुमने तो अपने बेटों के साथ भी वही व्यवहार किया जो तुमने आज से पहले मेरे घर वालों के साथ किया था। पहले उन्हें झूठे दहेज के केस में फंसाने की धमकियां दी, मुझसे दूर किया, और अब बेटों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार। भला कौन यकीन करेगा कि कोई सगी माँ भी अपने बेटों के साथ ऐसा कर सकती है? पहले मेरे बच्चों की नज़र में मुझे गलत साबित किया, उन्हें मुझसे दूर किया, और अब उन्हें इस घर से निकाल रही हो। ये मेरे जीते जी तो संभव नहीं होगा। मेरे बेटे बहू इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही मेरी बहू किसी से माफी मांगेगी। सूर्यकांत जी को बोलता देख सब उनकी तरफ एकटक देखने लगे। बाबूजी, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं, चलिए आपको दवा देकर सुला देता हूँ। आप आइए मेरे साथ कमरे में। अखिल ने सूर्यकांत जी का हाथ पकड़ते हुए कहा। अपना हाथ अखिल के हाथ से छुड़ाकर सूर्यकांत जी ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन काश इतनी चिंता तुम अपने माँ बाप की भी कर लेते और अपनी खराब नियत मेरे घर से दूर रखते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन तुम तो पैसों के लालच में इतने अंधे हो गए कि
तुमने अपने माँ बाप भाई के साथ साथ मेरे घर को भी अपने धोखे का शिकार बना लिया। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, इससे पहले कि हमें तुम्हारा हाथ पकड़कर इस घर से निकालना पड़े, क्योंकि ये घर आज भी मेरे नाम है। सुमन, तुम भी चाहो तो चली जाओ इस घर से। मैं क्यों जाऊं इस घर से? मैं तो यहीं रहूंगी और जो मेरी मर्जी होगी, जैसा मेरा मन होगा, मैं वही करूंगी। अखिल निशा के साथ घर से जाने लगे तो ऋषि ने उनको रोककर कहा, आपको आज शायद एहसास नहीं अपनी गलतियों का, लेकिन जिन दो बेटों के घमंड में अंधे होकर आप लड़कियों और औरतों का अपमान करते हैं, कल को आपके उन्हीं बेटों ने आपको सड़क पर लाकर न खड़ा किया तो रुचि मेरा नाम नहीं, क्योंकि हमारे कर्म आज नहीं तो कल हमारे सामने आते ही हैं। अखिल ने व्यंग में हंसते हुए कहा, मेरे भविष्य की चिंता छोड़कर तुम अपना पहले आज देखो। सोचो कि अब क्या करोगी और कैसे इस घर को फर्श से अर्श पर लाओगी। कहकर अखिल दिशा वहां से चले गए। इधर सब सोफे पर बैठकर सोचने लगे कि अब आगे क्या और कैसे होगा, कैसे घर और घर के खर्चे चलेंगे। पूरे घर में सन्नाटा फैल गया, सब खामोश थे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सुमन जी उठकर कमरे में चली गई, सूर्यकांत जी घर से बाहर चले गए। तब अजय ने कहा, रुचि अब हम क्या करेंगे? तुमने सही कहा था कि इस घर के दामाद मदद के नाम पर हम लोगों को मूर्ख बनाकर हमारे ही पैसे हमें देकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मैंने माँ और बहन बहनोइयों पर आंख बंद करके भरोसा किया, जिसका नतीजा मुझे आज ये मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा अब हम आगे क्या करेंगे। रुचि ने कहा, अजय अब जो होना था वो तो हो चुका, अब ना वो सुधर सकता है ना ही हमारे हाथ में है कि हम उसे सुधार सके, लेकिन अब हमें आगे का सोचना होगा। अजय और अमन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती थी, लेकिन रुचि और प्रीत दोनों पढ़ी लिखी थी, इसलिए उन्होंने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी और उन्हें 20 दिनों बाद नौकरी मिल भी गई। प्रीत ने उसके बाद बुटीक के काम को भी धीरे धीरे शुरू किया और देखते देखते बुटीक के साथ ही रुचि के भाई की मदद से उन लोगों ने कपड़ों का व्यवसाय भी शुरू किया, जिसमें अब अमन और अजय भी शामिल हो गए। लेकिन इन सब के बीच कोई नहीं बदला तो वो था सुमन जी का व्यवहार। सूर्यकांत जी ने उसके बाद उनसे बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया था। अजय अमन भी सिर्फ काम से काम रखते। एक दिन अचानक सुमन जी ने कहा वो अपने बेटी दामाद के घर जा रही है, क्योंकि अब वहीं उनको अपनापन और प्यार सम्मान मिलेगा। लेकिन आज उन्हें जाता हुआ सब देखते रहे, किसी ने उन्हें रोका तक नहीं। इधर प्रीत और अमन के दिलों की दूरियां अब कम होने लगी थी। अमन को अब एहसास होने लगा था कि सिर्फ जिंदगी में सुंदरता ही सब कुछ नहीं होता। जिंदगी जीने के लिए एक सच्चे और समझदार जीवन साथी की जरूरत होती है। प्रीत के समर्पण ने उसके दिल में जगह बना ली थी। उसने अपने नशे की लत पर भी काबू पाना शुरू कर दिया था। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी थी। रुचि ने 2 जुड़वा बेटियों को तो प्रीत ने एक बेटे को जन्म दिया। अपने सम्मान की लड़ाई जो रुचि और प्रीत ने मिलकर शुरू की थी, वो आज पूरे 12 साल के कठिन संघर्ष के बाद पूरी हो चुकी थी। पूरे शहर में सफल व्यवसायी महिला और देवरानी जिठानी के रूप में एक मिसाल कायम कर दी थी। आज रुचि के जन्मदिन के ही दिन प्रीत उसके पास आई और उसे गले लगाकर कहा, भाभी मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कैसे कहूँ कि तभी कमरे में अजय ने प्रवेश किया, जो काफी परेशान दिख रहे थे। अजय को परेशान देखकर रुचि और प्रीत खड़े हो गए। रुचि ने कहा, अजय क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? अजय ने घबराहट में कहा,
अस्पताल से किसी अजनबी का फोन आया था। माँ अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी स्थिति बहुत गंभीर है। सोच रहा हूँ क्या करूँ। जिसे सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब रुचि ने कहा, अजय, कुछ भी हो, वो तुम्हारी माँ है, इसलिए हमें चलना चाहिए। और सब अस्पताल के लिए निकल पड़े। अस्पताल पहुंचने पर पता चला कि सुमन जी आईसीयू में हैं। अजय को डॉक्टर से पता चला कि सुमन जी की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन वो किससे पूछे कि उन्हें हुआ क्या, कौन लेकर आया और कैसे उनको चोट लगी है। माँ की हालत देखकर अजय अपना जज्बात रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। तब रुचि ने उसे संभालते हुए कहा, अजय, हिम्मत से काम लो। माँ जी को कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि किस प्रकार का बच्चा कैसा भी हो, माँ उसे परेशान करते हुए कभी नहीं देख सकता। ठीक उसी प्रकार एक माँ को उसके बच्चे परेशान नहीं देख सकते। और अजय, अमन की तो अपनी माँ में जान बसती थी, लेकिन पुरुष प्रेम जाहिर करना नहीं जानते। शायद ये कहावतें सही कही गई है। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, देखिए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, उन्हें तुरंत खून चढ़ाना होगा। आप लोग ब्लड का जल्द से जल्द इंतजाम करिए। अजय, रुचि और सुमन जी का ब्लड ग्रुप एक ही था, इसलिए अजय और रुचि ने उन्हें अपना खून दे दिया। अमन अपनी बहन को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन कोई भी फोन नहीं उठा रहा था। उसने कार निकाली निशा के घर जाने के लिए और उनके घर पहुंचा तो वहां भी कोई नहीं था, ना ही आसपास के लोग को कुछ पता था। वो वापस लौटने के लिए कार के अंदर ही खड़ा था कि उसे निशा के घर काम करने वाली बाई दिखी, जिसे अमन ने आवाज दी। तो अमन को देखते हुए वो तेज कदमों से चलने लगी। तब अमन ने भागकर उसे पकड़ा, तो उसने पहले कुछ भी पता होने से इनकार कर दिया। फिर अमन ने जब उसे पुलिस के डर से दिखाया तो उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मुझे इस मामले से दूर रखना। फिर उसने बताया कि कल रात आपके बहनोई और उनके भाई आपस में लड़ रहे थे। दोनों लोगों में पैसों को लेकर बहुत बहस हो रही थी, क्योंकि उन दोनों को बिजनेस में घाटा हो रहा था। दोनों लोग नशे में थे और उनके पैसों को लेकर बीच में झगड़ा बहुत बढ़ गया। तो माँ जी उठकर उन लोगों के बीच बचाव करने आई, तो दोनों आपस में मिलकर उनके साथ ही गाली गलौज करने लगे और कहने लगे कि जाकर अपने घर से पैसे लेकर आओ, तब हमारे साथ रह सकती हो। जब उन्होंने कहा कि सारे पैसे तो मैंने तुम लोगों को दे दिए, अब किस मुंह से इतने सालों बाद जाऊंगी पैसे लेने। तब उन लोगों ने गुस्से में आपकी माँ को ही झटका मार दिया और वो दीवार से टकराकर जमीन पर गिर गई। उनका सर फट गया, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई, बेटियों को ना ही दामाद को। भैया, पिछले 4 साल से जब इन लोगों से व्यापार में नुकसान होने लगा, तब से आपकी माँ ने अपनी बेटी दामाद के घर को नजरअंदाज करने की रोटियां खा रही थी। रोज छुप छुप कर रोती थी, पछताती थी। मैंने अपनी आंखों से उन्हें अकेले में रोते हुए देखा। कोई उनसे बात नहीं करता था। रोज अपनी मरने की दुआएं मांगती थी। जब चोट लगी तब मेरे मर्द ने उन्हें बेहोशी की स्थिति में अस्पताल पहुंचाया और आपके लोगों के यहाँ फोन किया। वो लोग तो अस्पताल ले जाने के लिए भी राजी नहीं थे। कहा, मरती है तो मर जाए बुढ़िया, वैसे भी किस काम की है अब ये, कौन इसे पूछेगा। वो लोग छोड़कर न जाने कहाँ चले गए, मुझे नहीं पता। अमन इतना सुनते ही रोने लगा और अस्पताल आने की बात अजय को बताई। सारी बातें सुनकर हर कोई जड़ हो गया कि माँ के लिए कोई इतना गिर कैसे सकता है। तब अमन ने कहा, भैया, मैं इन लोगों को ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ, मैं उनकी ही पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दूंगा।
उसी पीछे से अमन के पापा सूर्यकांत जी ने कहा, बेटा शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात, लेकिन कर्मों की सजा तो हर इंसान को ही भुगतनी है और किसी भी काम के लिए इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं। पहले अपनी माँ को ठीक हो जाने दो, फिर देखते हैं कि क्या करना है। 4 दिन बाद सुमन जी को होश आया। डॉक्टर ने बताया कि सुमन जी को होश आ गया है। ये खुशखबरी सुनते ही वो लोग भागकर कमरे में चले गए। लेकिन जब अमन, अजय, रुचि, प्रीत और सूर्यकांत जी कमरे में पहुंचे तो सुमन जी खामोश थे। जब अजय ने डॉक्टर की तरफ देखा तो उसने बताया कि सुमन जी का संग्रह पूरी तरह से जा चुका है। वो खुद को भी नहीं पहचानती कि वो कौन है। उन्हें कुछ भी याद नहीं है, इसीलिए वो आप लोगों को भी पहचान नहीं रही है। सुमन जी का इलाज बहुत जगह चला, लेकिन कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। सुमन जी अब रुचि को माँ देशी बुलाती, बच्चों के साथ खेलती, बच्चे जैसी हरकत करती। उनकी ऐसी हालत देखकर उनके ऊपर दया आती, लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकता। सूर्यकांत जी ने पुलिस शिकायत करने से दोनों बेटों को तो मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि बुरा का अंजाम बुरा ही होता है। एक दिन टीवी पर सब एक साथ समाचार देख रहे थे कि उसी न्यूज में घर के दोनों दामादों का नाम देखकर सब चौंक गए। पुलिस ने उन लोगों को बैंकों से धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। उनकी पूरी संपत्ति सील करके नीलाम कर बैंकों को कर्ज के बही खाते के सरकार ने ऑर्डर पास कर दिए थे। बोली लगाने और खरीदने वाले आज प्रीति और रुचि थी। पूरी संपत्ति उन दोनों के नाम पर हो गई। जिस खुशी में घर में सक्सेस पार्टी रखी गई थी, आज रुचि के कमरे में आए और उसने उसके अंशों का दावा किया। दीदी, उस दिन जो बात अधूरी रह गई थी वो आज कहना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी को दिशा देना और पलाश के फूलों का महत्व समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। अगर उस दिन आप सब कुछ सच सच मुझे ना बताती तो शायद मेरी जिंदगी की वो आखिरी रात होती और मैंने हार कर मौत को गले लगाने का फैसला लिया। तब रुचि ने कहा, प्रीत, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये सब कुछ मैं अकेले कभी नहीं कर पाती अगर तुम्हारी जैसी समझदार बहन मुझे नहीं मिलती। प्रीत ने कहा, भाभी, यही तो बात है, आपकी सोचने की समझने की बात सब अलग अलग। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब मैंने आपसे कहा था कि दीदी, मेरी जिंदगी पलाश के फूल जैसी हो गई है, जो बाहर से दिखने में तो सुंदर है लेकिन इसमें प्यार और अपनेपन की खुशबू ही नहीं है। तब आपने कहा था कि प्रीत, पलाश के फूल की सुगंध भले ही ना हो, लेकिन इनमें से तमाम औषधीय गुण होते हैं जिनको जानकर अगर सही तरीके से उनका उपयोग किया जाए तो हम सभी शिकायतों से लड़ सकते हैं और खुद बच भी सकते हैं। बस तब तक हमें गांभीर्य से काम लेना होगा जब तक बीमारी ठीक न हो जाए। हम औरतों की जिंदगी किसी भी हालत में आसान नहीं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें संघर्ष करना ही होता है। इसीलिए किसी को छोड़कर चले गए किसी समस्या का समाधान नहीं, क्योंकि इससे हमारा जीवन आसान तो होने वाला नहीं है। हम लौटकर मायके नहीं जा सकते, क्योंकि तब समाज हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी चैन से जीने नहीं देगा। हमारे साथ उनकी कठिनाइयाँ और भी बढ़ती चली जाएंगी। ना ही हम अमीर बाप की बेटियां हैं, लेकिन हाँ, हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से अमीर जरूर बन सकते हैं। और इस समाज में पूर्वधारणा हो सकती है कि अगर घर की औरतें एकजुट हो जाएं तो घर के बाहर और दोनों जगह वो सब कुछ अपना संभाल सकती हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।